प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपकी इच्छा के अनुसार एक ही वीडियो में हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को लेकर हम उपस्थित हैं। कक्षा 9 से 12 तक आदिकाल से आधुनिक काल तक पर प्रश्न आते हैं। पूरी पाठ्य सामग्री को यहाँ समेटने का प्रयास किया गया है। तो आइए सबसे पहले पाठ्यक्रम जानें। कक्षा 9 में हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय और आदिकाल और भक्तिकाल ये दो काल आएंगे, जबकि कक्षा 10 में वर्तमान सत्र में हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय के साथ रीतकाल और आधुनिक काल ये दो काल पूछे जाएंगे। 11 की बात करें तो पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास, काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल ये तीनों काल, इन कालों की प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और 12 की बात करें तो काव्य साहित्य का विकास के अंतर्गत केवल एक काल, चौथा काल आधुनिक काल आएगा और इसके उपविभाजन, आधुनिक काल के उपविभाजन भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इनसे संबंधित प्रमुख प्रवृत्तियां, कवि और उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी। अर्थात आदिकाल से आधुनिक काल तक के पाठ्य सामग्री में कक्षा 9 से 12 का पाठ्यक्रम समाहित है। प्रश्न कैसे आएंगे? तो कक्षा 9 में 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, प्रत्येक 1 अंक का होगा। इस तरह से 4 अंक के प्रश्न काव्य साहित्य से पूछे जाएंगे। कक्षा 10 में, 11 में और 12 में 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक 1 अंक के होंगे। इस तरह से 5-5 अंकों का काव्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा कि कक्षा 9, 10 और 11, वर्तमान सत्र में 11 भी, इनके लिए OMR शीट दी जाएगी और उसमें सही विकल्प को आपको रंगना होगा, जबकि कक्षा 12 में उत्तर पुस्तिका में सही विकल्प लिखना होगा। इस वीडियो में सामग्री किस क्रम में प्रस्तुत की गई है यह भी आप देख लें, ताकि जहां से जरूरत हो वहां से आप देख लें। सबसे पहले पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास या हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। इसके बाद काल विभाजन, तब आदिकाल, तब भक्तिकाल, तब रीतकाल और अंत में आधुनिक काल का विवेचन किया गया है। तो आइए शुरुआत करें। सबसे पहले पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास। काव्य उस छंदोबद्ध एवं लयात्मक साहित्यिक रचना को कहते हैं जो श्रोता या पाठक के मन में भावात्मक आनंद की सृष्टि करती है। यानी कविता किसे कहते हैं, उसकी यह साहित्यिक परिभाषा है। आप इसे सरल शब्दों में कह सकते हैं, लय, तुक, यति, गति आदि नियमों से नियोजित छंदबद्ध रचना को काव्य या कविता कहते हैं। व्यापक अर्थ में काव्य के अंतर्गत गद्य एवं पद्य से संबंधित संपूर्ण सामग्री आ जाती है, किंतु संकुचित अर्थ में इसे कविता का पर्याय माना जाता है। काव्य के मुख्य 2 भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जो कानों से सुना जाता है वह श्रव्य काव्य है, जैसे कविता, कहानी आदि। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है, जैसे नाटक आदि। श्रव्य काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध काव्य के छंदों में पूर्वापर संबंध होता है, अर्थात ऊपर का छंद नीचे से अर्थ के दृष्टि से जुड़ा रहता है, जबकि मुक्तक काव्य का प्रत्येक छंद अर्थ के दृष्टि से स्वतंत्र होता है। प्रबंध काव्य के 2 मुख्य भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य, परंतु आख्यानक गीतियां भी इसी के अंतर्गत गिनी जाती हैं। इस तरह से इसके 3 भेद माने जा सकते हैं। कहीं कहीं आख्यानक गीतियां न लेकर के चंपू काव्य लिखा जाता है। गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। महाकाव्य में जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है। इसमें कोई प्रसिद्ध नायक नायिका होती है। यह कई सर्गों में बटा होता है। इसमें कोई रस प्रधान होता है, जबकि अन्य रस गौण रूप में रहते हैं, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी आदि। खंड काव्य किसे कहते हैं? तो खंड काव्य में जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर किसी एक पक्ष का संक्षिप्त चित्रण होता है। यह महाकाव्य से आकार में छोटा होता है। प्रायः किसी एक ही छंद का इसमें प्रयोग किया जाता है।
पात्र, सर्ग आदि इसमें सीमित होते हैं। खंड काव्य की बात करें तो आपके पाठ्यक्रम में अग्र पूजा है, या इंटर में देखें तो आलोकवृत्त खंड काव्य है। महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी को आख्यानक गीत कहते हैं। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम और करुणा आदि प्रेरक घटना चित्रों से कथा कही जाती है। जैसे झांसी की रानी, रंग में भंगार। झांसी की रानी कविता आपने सुनी है, उसमें जो आनंद है वह आख्यानक गीत के श्रेणी में आता है। मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक जिसे पढ़ा जाता है, गेय मुक्तक जिसे गाया जाता है। पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानता रहती है, ये गेय नहीं होते। जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रहीम, बिहारी आदि के भक्ति एवं नीति के दोहे। यद्यपि आजकल दोहे को भी गाने का चलन है और इसके कैसेट मार्केटों में बजते हैं, आपने उसे सुना होगा। गेय मुक्तक को गीत या प्रगीत काव्य भी कहते हैं। यह अंग्रेजी के लिरिक का समानार्थक समझा जाता है। इसमें संगीतात्मकता की प्रधानता होती है, जैसे महादेवी वर्मा के गीत। हिंदी साहित्य मूलतः खड़ी बोली के मानक रूप का साहित्य है, किंतु इसकी परिधि में मैथिली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी जैसी कई बोलियों का साहित्य भी समाहित है। अर्थात हिंदी की जो अन्य बोलियां हैं उनका साहित्य भी इसी में परिगणित हो जाता है। 7वीं शती के उत्तरार्ध से हिंदी भाषा का साहित्य उपलब्ध होने लगता है। हिंदी के ठीक पहले की भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। अपभ्रंश से निकली हुई आरंभिक हिंदी को पुरानी हिंदी या अवहट्ट भी कहा जाता है। हिंदी का पहला कवि सरहपा, पूरा नाम है सरहपाद, को माना जाता है, किंतु इनकी कोई रचना किताब रूप में नहीं मिलती। इसलिए हिंदी की पहली रचना या हिंदी काव्य की प्रथम रचना श्रावकाचार को माना जाता है। इसके रचयिता जैन मुनि देवसेन हैं। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद-बरदाई को माना जाता है और इनका महाकाव्य पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है, जबकि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हरिऔध जी का प्रिय प्रवास है। अवधी भाषा का प्रथम काव्य मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को माना जाता है, जबकि अवधी का प्रथम महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत को माना जाता है। ये ठेठ अवधी का महाकाव्य है। अवधी भाषा का सबसे लोकप्रिय महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस है। परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महाकाव्य, उनके सर्ग भी जान लें। रामचरित मानस में कुल 7 सर्ग हैं। सर्ग का तात्पर्य यहाँ अध्याय या कांड से है। साकेत 12 सर्ग, कामायनी में 15 सर्ग, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग, वैदेही वनवास में 18 सर्ग और पृथ्वीराज रासो में कुल 69 सर्ग हैं। अब काल विभाजन पे आइए। हिंदी साहित्य का आरंभ कुछ विद्वान 743 से तो कुछ 769 ईस्वी से मानते हैं। तब से लेकर अब तक लगभग 1200 वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है। इस अवधि में लाखों रचनाएं लिखी जा चुकी हैं। यदि कोई हिंदी प्रेमी इन सभी रचनाओं को पढ़ना चाहे तो उसकी उम्र कम पड़ जाएगी, किंतु ये रचनाएं समाप्त नहीं होंगी। अतः विद्वानों ने अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। ऐसी रचनाएं जो लगभग एक समय में लिखी गईं तथा जिनमें एक जैसी प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं थीं, उन्हें एक काल में, तथा जहां से प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं बदलीं, उन्हें दूसरे काल में बांटते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य को विद्वानों ने 4 कालों में बांट दिया और यह व्यवस्था दी कि कोई भी हिंदी प्रेमी प्रत्येक काल की कोई एक प्रतिनिधि रचना पढ़कर उस काल विशेष की सामान्य जानकारी उसी प्रकार प्राप्त कर सकता है जैसे कुकर का एक चावल छूकर हम जान जाते हैं कि वह कच्चा है अथवा पक गया है। ये 4 काल हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल। आइए काल विभाजन की बात करें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन सबसे प्रामाणिक माना जाता है और उन्होंने दोहरा नामकरण किया है: आदिकाल अथवा वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375 तक। संवत सन से 57 साल बड़ा होता है और सन संवत से 57 साल छोटा, इसलिए संवत से सन बनाने के लिए 57 घटा दें
या सन से संवत बनाने के लिए 57 जोड़ दें। यहाँ संवत में है तो सन बनाएंगे तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक इस शुक्ल जी ने आदिकाल की सीमा मानी है। पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल 1375 से 1700 तक शुक्ल जी ने माना है संवत में, और सन में 1318 से 1643 ईस्वी तक। तीसरा उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक, और सन में 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। और चौथा आधुनिक काल जिसे शुक्ल जी ने गद्य काल कहा है, संवत 1900 से 1984 तक, यानी 1843 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक। माध्यमिक कक्षाओं में जो प्रचलित है, जो प्रायः आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में मिलता है, वो कुछ भिन्न तरह का मिलता है, उसे भी आप देख लीजिए। आदिकाल की समय सीमा मिलती है 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल की सन 1343 से 1643 ईस्वी तक। रीतिकाल 1643 से 1868 ईस्वी तक, और आधुनिक काल 1868 से 1900 ईस्वी तक। प्रायः यही विभाजन माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में आपको मिलता है और ये मान्य भी है। अब आइए आदिकाल पे चलें। काल विभाजन में रामचंद्र शुक्ल जी और काल के भीतर के मैटर में भी रामचंद्र शुक्ल जी को ही प्रमाण माना जाता है। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रामाणिक रचना है, इसलिए उन चीज़ों को हमने लिया है और वही ज़्यादा प्रमाण स्वरूप है, इसलिए आप उन्हीं चीज़ों को माने भी। हिंदी का प्रथम काल आदिकाल है। आदिकाल में वीर रस का वर्णन ही कविताओं का प्रमुख विषय रहा, अतः इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। अगर विस्तार में बात कहना हो तो आप कह सकते हैं आदिकाल में देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों के राजपूत राजा आपस में साम्राज्य विस्तार अथवा ईर्ष्याद्वेष के कारण लड़ते रहते थे। इनके दरबारी कवि इनकी वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन क्या करते थे। चूंकि वीर रस का वर्णन ही आदिकालीन कविता का प्रमुख विषय रहा, इसलिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। आदिकाल के कुछ अन्य नाम भी हैं, विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर। तो आदिकाल को आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, और रामकुमार वर्मा ने चारण काल और संधि काल दो नामों से संबोधित किया। प्रारंभिक काल या आरंभिक काल कहा मिश्र बंधु और गणपत चंद्र गुप्त ने। प्रारंभिक काल ही मिलता है, आरंभिक काल लिखा हुआ नहीं मिलता। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन ने, और वीर काल नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रवृत्ति को ही विशेषता भी कहते हैं, तो कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं देख लें। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, कवि राजाओं के आश्रम रहते थे उनकी प्रशंसा करते थे। युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन, ऐतिहासिक रचनाओं में कल्पना की अधिकता। ऐतिहासिक जो रचना लिखी गई, इतिहास जो लिखे गए हैं, सच्चाई कम और कल्पना अधिक है। वीर रस के साथ श्रृंगार का भी वर्णन, डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग, मुक्तक एवं प्रबंध काव्यों की रचना और छंदों की विविधता, ये आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं। डिंगल और पिंगल आदिकालीन भाषा के नाम हैं। ये हैं क्या? अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी को डिंगल कहते हैं। यह सुनने में कठोर प्रतीत होती है, इसका प्रयोग प्रायः वीररस के काव्यों में किया गया है। और अपभ्रंश मिश्रित ब्रज को पिंगल कहा जाता है। यह सुनने में मधुर प्रतीत होती है, इसका प्रयोग प्रायः श्रृंगार एवं भक्ति संबंधी काव्यों में किया गया है। सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या कहा गया है। यह प्रतीकात्मक भाषा शैली है, रहस्यवाद से भरी हुई है। छठी सदी के कवि जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। ये अपभ्रंश के कवि हैं। प्रशस्त काव्य को ही रासो कहा गया है, अर्थात किसी के प्रशंसा में जो लिखे गए हैं उनको ही प्रायः रासो काव्य कहा गया है। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देख लें। चंदबरदाई, इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। नरपतिनाल बिसलदेव रासो। जगनिक परमाल रासो उर्फ आल्हा खंड। दलपत विजय खुमाड़ रासो। नल्ल सिंह विजयपाल रासो और अब्दुल रहमान संदेश रासक, ये आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। यहाँ पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य हिंदी का और चंदबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं।
आदिकाल के साहित्य को अध्ययन की सुविधा के लिए 5 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है सिद्ध साहित्य। बौद्ध धर्म के वज्रयानी सन्यासियों को सिद्ध कहा जाता है। इनके द्वारा रचित साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। इनकी संख्या 84 मानी गई है। सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्मीपास, कन्हपा आदि मुख्य सिद्ध हैं। सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। इनकी रचना दोहा कोश है। दूसरा है जैन साहित्य। जैन साधुओं द्वारा रचित साहित्य जैन साहित्य कहलाता है। जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास है। इनके ग्रंथों के अंत में जुड़ा हुआ है, जैसे शालिभद्र सूर्यकृत भरतेश्वर बाहुबली रास, विजय सेन सूर्यकृत रेवंतगिरी रास आदि। जैन मुनि देवसेन कृत श्रावकाचार्य हिंदी काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। हिंदी की पहली रचना भी आप इसे कह सकते हैं। तीसरा है नाथ साहित्य। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। भगवान शिव को आदिनाथ कहा गया है। इसके प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ हैं। गुरु गोरखनाथ इसके वास्तविक व्यवस्थापक माने जाते हैं। इनकी रचना गोरखबानी नाम से संकलित है। 9 नाथों के नाम इस प्रकार से हैं: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहड़ीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपीचंदनाथ। अलग अलग जगहों पर इनके नामों में अंतर आता है, किंतु संख्या 9 ही है और सिद्धों की संख्या 84। रासो साहित्य चौथा। रासों की उत्पत्ति रासक से मानी जाती है, जो एक गेय छंद है। इसमें मुख्यतः वीर गाथात्मक साहित्य मिलता है, किंतु कुछ प्रेम परक ग्रंथ भी उपलब्ध हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो ये वीरता के हैं, जबकि बीसल देव रासो आपका वीरता संबंधी नहीं बल्कि प्रेम परक ग्रंथ है। और पांचवां लौकिक साहित्य। आदिकाल में कुछ ऐसे ग्रंथ मिले हैं जो उपर्युक्त प्रवृत्तियों से भिन्न हैं। इन्हें लौकिक साहित्य के अंतर्गत गिना जाता है, जैसे कल्लोल कविकृत ढोला मारूरा दूहा, अमीर खुसरो की पहेलियां आदि। हिंदी काव्य में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ कविरोडाकृत राउल बेल से माना जाता है, जो कि एक चंपू काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं कि पहले कहानी कही जा रही हो तो कुछ देर कहानी कही जाए, फिर उसमें कोई कविता अच्छी पढ़ी जाए, फिर कहानी कही जाए, फिर उससे संबंधित कोई कविता पढ़ी जाए। इस तरह से जब कहानी आगे बढ़ती है तो उसे ही गद्य पद्य मिश्रित रचना कहते हैं और उसी का नाम है चंपू काव्य। तो रहा आपका आदिकाल। भक्तिकाल पर आइए। भक्ति का उदय दक्षिण भारत से मानी जाती है। विद्वानों ने भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से मानी है। हिंदी के दूसरे कालखंड को मिश्र बंधुओं ने माध्यमिक काल तथा डॉक्टर गणपति गुप्त ने पूर्व मध्यकाल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम इसे भक्ति काल कहा। बाद के विद्वानों ने शुक्ल जी की बातों का ही समर्थन किया है, इसे भक्ति काल ही कहा है। भक्ति संबंधी रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्तिकाल की संज्ञा दी। भक्तिकाल में कबीर, सूर, तुलसी और जायसी जैसे रससिद्ध कवियों की वाणी उनके अंतःकरण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली। इस काल का साहित्य भाव, भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ है। भाव पक्ष एवं कला पक्ष की दृष्टि से इस काल का साहित्य सर्वोत्कृष्ट है। अतः भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कहा किसने? तो जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। भक्तिकाल में 2 काव्य धाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। ईश्वर के 2 स्वरूप स्वीकार किए गए हैं, निराकार और साकार। निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर के निराकार स्वरूप की तथा सगुण काव्य धारा में ईश्वर के साकार स्वरूप की उपासना की जाती है। कालांतर में ये भी 2 भागों में विभक्त हो गई। निर्गुण से ज्ञानाश्रयी तथा प्रेमाश्रयी और सगुण से राम भक्त शाखा तथा कृष्ण भक्त शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा में ईश्वर की प्राप्ति हेतु ज्ञान को प्रधानता दी गई। इसे ज्ञान मार्गी एवं संत काव्य धारा भी कहते हैं। इसके प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। प्रेमाश्रय शाखा में ईश्वर की प्राप्ति हेतु प्रेम को प्रधानता दी गई। इसे प्रेम मार्गी, प्रेमाख्यानक काव्य धारा एवं सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। राम भक्त शाखा में श्री राम के साकार स्वरूप की उपासना की जाती है। इसके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। कृष्ण भक्त शाखा में श्री कृष्ण के साकार स्वरूप की उपासना की जाती है।
इसके प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं। भक्तकाल के प्रतिनिधि कवि और उनकी रचनाएं। कबीरदास की रचना का नाम है बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस और सूरदास सूरसागर, यानी प्रमुख रचनाओं का यहाँ उल्लेख किया गया है। भक्तकाल की समेकित रूप से अगर प्रवृत्ति या विशेषता की बात की जाए तो ईश्वर में सहज विश्वास, नाम स्मरण की महत्ता, बाह्य आडंबरों का विरोध, लोक मंगल की भावना, जप भजन कीर्तन आदि का अवलंबन एक भक्तकाल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं। अगर अलग अलग काव्य धाराओं की बात करें तो निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना, गुरु की महत्ता, ज्ञान एवं प्रेम की प्रधानता आदि विशेषताएं हैं। अगर उप विभाजन की बात करें तो ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान की प्रधानता, जात पात का विरोध, माया की निंदा, बाह्य आडंबरों का विरोध, रहस्यवादी भावना, ये विशेषताएं हैं। प्रेमाश्रयी शाखा की बात करें तो प्रेम की प्रधानता, गुरु की महत्ता, लौकिक प्रेम के आधार पर अलौकिक प्रेम की व्यंजना, मसनवी शैली का प्रयोग, हिंदू संस्कृत का चित्रण, ये सब प्रेम मार्गी शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं। सगुण काव्य धारा की बात करें तो ईश्वर के साकार स्वरूप की उपासना, चूंकि दोनों को एक साथ जोड़ेंगे आप, ब्रज एवं अवधि भाषा की प्रधानता, समन्वयवादी प्रवृत्ति, लोक मंगल की भावना, जप भजन कीर्तन आदि का अवलंबन, यानी इसकी जो 2 शाखाएं हैं राम भक्ति कृष्ण भक्ति, वो विशेषताएं इसी की विशेषता मानी जाएगी सगुण काव्य धारा की। अलग अलग भी देख लें। राम भक्त शाखा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का गान, दास्य भाव की भक्ति, लोक मंगल की भावना, अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग, प्रबंध एवं मुक्तक काव्यों की रचना। अगर कृष्ण भक्त शाखा की बात करें तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र का गान, सखा भाव की भक्ति, ब्रज भाषा की प्रधानता, भ्रमर गीत परंपरा, वात्सल्य का विषय चित्रण। वात्सल रस का यहाँ संयोग और वियोग दोनों विस्तृत रूप से वर्णित है। सन 1565 ईस्वी में स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 4 स्वयं के तथा 4 अपने पिता के कृष्ण भक्त शिष्यों का एक संगठन बनाया, जिसे अष्टछाप कहते हैं। इनका कार्य श्रीनाथ जी अर्थात श्री कृष्ण के मंदिर में 8 प्रहर क्रमशः पूजा अर्चना करना था। स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्यों के नाम हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। इसमें सूरदास सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्यों में गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास हैं। इसमें नंददास विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। संत काव्य धारा में ईश्वर को पुरुष और आत्मा को स्त्री रूप में माना गया, जबकि सूफी काव्य धारा में ईश्वर को स्त्री और आत्मा को पुरुष माना गया। संत काव्य धारा का तात्पर्य यहाँ ज्ञान मार्गी शाखा से है और सूफी काव्य धारा प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रय शाखा। कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिनके आधार पर हिंदी साहित्य में कई अलग अलग बातें आती हैं, तो आप उनको जान लें जिससे आपके मन में भ्रम न हो। तो कौन से संप्रदाय मुख्य हैं और उनके कौन प्रवर्तक हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास और गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु ने इसे प्रारंभ किया। ये रहा भक्तिकाल। इसी के आधार पर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना है। धीरे धीरे आपका अभ्यास होता जाएगा। YouTube चैनल पर, हमारे चैनल पर भी बहुविकल्पी प्रश्न अपलोड हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। कोई समस्या होने पर कमेंट करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। अब आइए तीसरे काल पर चलें, रीतकाल। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल कहा, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। रीतकाल में रीत शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। काव्यांग का अर्थ यहाँ रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका आदि से है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों अर्थात रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका आदि के लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहते हैं। जैसे केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि, ये सभी रीति ग्रंथ हैं या लक्षण ग्रंथ हैं।
रीतकाल में रीत ग्रंथों की प्रचुरता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतकाल कहा। रीतकाल के साहित्य को रीत के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध काव्यधारा क्या है? रस, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि काव्यांगों के उदाहरण रूप में की गई रचनाओं को रीतिबद्ध ग्रंथ कहते हैं। इसके रचयिताओं को रीतिबद्ध कवि तथा इस काव्यधारा को रीतिबद्ध काव्यधारा कहा जाता है। चिंतामणि, केशवदास, मतिराम, पद्माकर आदि रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिसिद्ध काव्यधारा क्या है? वे काव्य ग्रंथ जो लक्षण ग्रंथ नहीं हैं किंतु जिनमें रीति संबंधी जानकारी का पूरा पूरा उपयोग किया गया है, उन्हें रीतिसिद्ध काव्य कहते हैं। इसके रचयिताओं को रीतिसिद्ध कवि तथा इस काव्यधारा को रीतिसिद्ध काव्यधारा कहा जाता है। बिहारी, सेनापति, रसनिधि, बृंद आदि रीतिसिद्ध कवि हैं। इसमें बिहारी विशेष लोकप्रिय हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा वह काव्यधारा जिसमें कवियों ने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही रीत संबंधी जानकारी का उपयोग किया, बल्कि हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर काव्य रचना की, उसे रीतिमुक्त काव्यधारा कहते हैं। इसके कवियों को रीतिमुक्त कवि तथा उनकी रचनाओं को रीतिमुक्त काव्य कहा जाता है। घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि रीतिमुक्त कवि हैं। इसमें घनानंद विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। रीतकाल की प्रवृत्ति या विशेषता की बात करें तो रीत ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण और नारी सौंदर्य का विलासतापूर्ण वर्णन या चित्रण इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। रीतकाल के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं देखें। केशवदास, रामचंद्रिका और कविप्रिया। भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतिराम, ललित ललाम, रसराज। बिहारी, सतसई, पद्माकर, जगत विनोद और गंगा लहरी। यहाँ केवल प्रमुख रचनाओं की हमने चर्चा की है। रीतकाल में कवि भूषण ने वीर रस की रचनाएं की। उन्हें वीर रस का प्रथम राष्ट्र कवि भी माना जाता है। प्रश्न भी आता है कि रीतकाल का और कौन सा कवि है जिसने वीर रस की रचनाएं की, तो उत्तर आएगा भूषण। भूषण का वास्तविक नाम क्या था, इस पर विद्वान एक मत नहीं है। कुछ घनश्याम तो कुछ इनका वास्तविक नाम पतिराम मानते हैं और इन्हें मतिराम का भाई मानते हैं। बिहारी सतसई में 713 दोहे और 6 सोरठे सहित कुल 719 छंद माने जाते हैं। कुछ विद्वान केवल 713 दोहे ही यानी 713 छंद ही मानते हैं। बिहारी को गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। रीत परंपरा का प्रारंभ आचार्य केशवदास से माना जाता है। ये हिंदी के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। अब आइए आधुनिक काल में। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल, मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल कहा है। यहाँ मिश्र बंधुओं से तात्पर्य गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र से है। ये तीनों सगे भाई हैं। एक इनके चौथे भाई भी थे, शिव बिहारी मिश्र, लेकिन मिश्र बंधुओं से तात्पर्य इन्हीं 3 को लिया जाता है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र से। हिंदी काव्य साहित्य के आधुनिक काल का उप विभाजन देखें। भारतीय युग, इसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय भारतीय समाज जो सोया हुआ था फिर से जागृत हो गया और इसके अलग अलग किताबों में अलग अलग सन संबत मिलते हैं। तो भ्रमित नहीं होना आपको, सभी मान्य हैं। कुछ में 1843 से 1900 तक, कुछ में 1850 से 1900 तक, क्योंकि 1850 में भारतेंद्र जी का जन्म हुआ था, जो हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं। कुछ में 1857 से 1900 तक, तो कुछ में 1868 से 1900 तक माना जाता है। ज़्यादा मान्यता 1868 से 1900 तक को है, यद्यपि ये सभी चलन में हैं। दूसरा द्विवेदी युग, इसे जागरण सुधार काल भी कहते हैं। जो जागरण हुआ था उसका यहाँ सुधार किया गया। कुछ विद्वान 1900 से 1918 ईस्वी तक मानते हैं, ज़्यादा मान्यता इसी की है। कुछ 1900 से 1922 तक मानते हैं। छायावाद काल शुक्ल युग का ही एक नाम है। शुक्ल युग गद्य में और काव्य में छायावाद काल। कुछ विद्वान 1918 से 1936 तक इसे मानते हैं, तो कुछ 1918 से 1938 तक मानते हैं, ज़्यादा मान्य है। कुछ 1922 से 1938 भी मानते हैं। प्रगतिवाद कुछ 1936 से 1943 मानते हैं, जबकि ज़्यादा मान्यता 1938 से 1943 की है।
प्रयोगवाद 1943 से 1953 ईस्वी तक, नई कविता सन 1953 ईस्वी से अब तक। इसके बाद का जो विभाजन है वो बीए स्तर की कक्षाओं में है, माध्यमिक कक्षाओं में नहीं है, इसलिए उनकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। आधुनिक काव्य की अगर प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो देश प्रेम की भावना, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, लघु मानव की प्रतिष्ठा, समाज सुधार का स्वर, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये प्रमुख विशेषताएं। यहाँ परिवर्तित दृष्टिकोण जो नारी के प्रति है तात्पर्य क्या उसे भोग विलास के वस्तु नहीं बल्कि अन्य सभी कार्यों में पुरुष के साथ एक समान रूप से सहयोग करने वाली के रूप में चित्रित किया गया, यानी दृष्टिकोण कवियों का बदला। अगर अलग अलग उप विभाजन में देखें तो भारतीय युग में राष्ट्र प्रेम की भावना, सामाजिक विषमता का चित्रण, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति, प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण। यद्यपि भारतीय युग में काव्य की भाषा ब्रज ही रही मुख्य रूप से। द्विवेदी युग की बात की जाए तो राष्ट्रीयता की भावना, इतिवृत्तात्मकता यानी कथा तत्व की प्रधानता, कहानी हो उस कविता में, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, काव्य रूपों की विविधता, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद काल की बात करें तो वैयक्तिक अनुभूति की प्रधानता, प्रकृति का मानवीकरण, मानवतावादी दृष्टिकोण, रहस्यवाद की भावना, दुख और वेदना की अभिव्यक्ति, ये छायावाद काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रगतिवाद की बात करें तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी दृष्टिकोण, प्राचीन रूढ़ियों मान्यताओं का विरोध। और प्रयोगवाद की बात करें तो नवीन बिंब एवं उपमान योजना, कुंठा एवं निराशा के स्वर, गहन बौद्धिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, व्यंग्य की प्रधानता, ये प्रयोगवाद की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। और नई कविता घोर वैयक्तिकता, उपमानों तथा प्रतीकों की नवीनता, मुक्तक छंद की प्रधानता, लघु मानव की प्रतिष्ठा, सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह। आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं की बात करें तो हर एक की दो दो देख लें। भारतीय युग में भारतेंद्र जी की प्रेम माधुरी, श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा। द्विवेदी युग मैथिलीशरण गुप्त साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रेम प्रवास। छायावाद की बात करें तो चार प्रतिनिधि कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद कामायनी, सुमित्रानंदन पंत बीड़ा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा, महादेव वर्मा यामा। प्रगतिवाद की बात करें तो शिवमंगल सिंह सुमन का प्रलय सृजन, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी। प्रयोगवाद की बात करें तो अज्ञेय का आंगन के पार द्वार, नागार्जुन का प्यासी पथराई आंखें। और नई कविता में गिरिजा कुमार माथुर धूप के धान, भवानी प्रसाद मिश्र खुशबू के शिलालेख। यहाँ उन्हीं कवियों को लेने का प्रयास किया गया है जो आपकी पाठ्यपुस्तक में हैं। अब एक और बात जो आपको जाननी है, तार सप्तक। सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में 7 प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं का एक संकलन प्रकाशित हुआ जिसे तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। दूसरा सप्तक 8 वर्ष बाद 1951 में और तीसरा 8 वर्ष बाद 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहले सप्तक के कवि अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवी, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल एवं रामविलास शर्मा हैं। दूसरे सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय एवं धर्मवीर भारती हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ शकुंतला माथुर ये कवयित्री हैं। तीसरे सप्तक के कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी ये कवयित्री हैं। मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही एवं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कुछ विद्वान इसे अज्ञेय जी के संपादन का अंतिम सप्तक मानते हैं तो कुछ अज्ञेय जी को इसका संपादक नहीं मानते। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभस, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे ये कवयित्री हैं। श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर ये चौथे सप्तक के कवि हैं। ज़्यादा मान्यता ये है कि 4 सप्तक अज्ञेय ने ही संपादित किए। तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। अज्ञेय जी के संपादन में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए। डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता एक पत्रिका निकली।
उसी से नई कविता युग का आरंभ माना जाता है। तो इस भाग में इतना ही। आप अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करें, समस्याओं के लिए कमेंट करें। जितनी भी आपकी समस्याएं होंगी उनका यथोचित समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। अगले भाग में हिंदी गद्य साहित्य का संपूर्ण पाठ्यक्रम एक ही वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।